Well, in this video, we are going to solve very short answer type questions and we're starting with question number 2.14. हम क्वेश्चन नंबर 2.14 से शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि कंसीडर करें कि आपके पास दो कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं और एक की रेडियस जो है वो r1 है, दूसरे की रेडियस r2 है और r1 जो है वो r2 से ज़्यादा है। फिर कहा गया कि इफ़ द टू आर एट द सेम पोटेंशियल, दोनों ही जो स्फेयर्स हैं उन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है और द लार्जर स्फेयर हैज़ द मोर चार्ज, जिसमें चार्ज कुछ इस तरीके से है, जो लार्जर स्फेयर है जिसका रेडियस ज़्यादा है उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है और जो स्मॉलर स्फेयर उसके ऊपर चार्ज कम है। हमें ये कहा गया है, आप ये बताइए कि जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द लार्जर स्फेयर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉलर स्फेयर से किस तरीके से रिलेट करती है। तो हम सबसे पहले आपके साथ डायग्राम बना के कुछ इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपके पास लार्जर स्फेयर और इसके अंदर आपके पास एक स्मॉलर स्फेयर है। ओके, सो ये है लार्जर स्फेयर R1 जिसका रेडियस है और ये है स्मॉलर स्फेयर जिसकी रेडियस R2 है। सो गिवन हमारे पास ये है कि जो R1 है वो ग्रेटर देन R2 और जो चार्ज ऑन द लार्जर स्फेयर इज़ ग्रेटर देन चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फेयर। कहा गया है कि जो पोटेंशियल ऑफ लार्जर स्फेयर और पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर स्फेयर बोथ आर सेम। हम ऐसा लिख देते हैं। अब इसके ऊपर भी कोई चार्ज Q है 1 है और इसके ऊपर कोई चार्ज Q2 है, तो हमें कह देते हैं Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। तो हम ऐसा करते हैं कि हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है ना, वो कोई कांस्टेंट, दिस इज़ Q1 अपॉन R1 और जो दूसरे का जो पोटेंशियल होगा वो कोई कांस्टेंट K एंड दिस इज़ Q2 अपॉन R2। तो सवाल में दिया गया है कि दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो हम इसको ऐसा लिखें Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2, राइट। हम अब देखें, हमें कहा गया है कि आप चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात करिए, तो हम सबसे पहले चार्ज डेंसिटी के टर्म में इस फार्मूले को लिखने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। सो बी नो दैट, यहाँ हम लिखते हैं बी नो दैट कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 होती है ना, वो होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। सो दिस इज़ 4 पाई R1 स्क्वायर। सिमिलरली जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्फेयर होगी उसके ऊपर चार्ज कितना है और ये उसका एक स्फेयर का जो आउटर सरफेस एरिया होगा वो इतना होता है। यहाँ से आप Q1 की वैल्यू निकालिए तो वो आपके पास आ जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर सिग्मा 1 और यहाँ आ जाएगा चार्ज 2, दिस इज़ 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा 2। अब आप ऐसा करिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए। फिर आप ऐसा लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें आप लिखिए, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यूज़। देखिए यहाँ K के साथ K कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 की जगह हम लिखें 4 पाई R1 स्क्वायर सिग्मा 1 अपॉन R1 आएगा, इट इज़ इक्वल टू 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा 2 अपॉन R2 आ जाएगा। तो R1 के साथ R1 कैंसिल हो जाएगा और R2 के साथ R2 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। तो हमसे बात की गई है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉल स्फेयर, सो हम इसको ऐसा लिखते हैं सिग्मा 2 R2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 R1। अब यहाँ लिखिए सिग्मा 2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 टाइम सिग्मा 1। तो ये देखिए इस पार्ट में अब हमें यहाँ जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ये काम आएगी। हमें ये कहा गया है कि जो R1 है, R1 इज़ ग्रेटर देन R2। दिस मीन्स, इसका कुछ मतलब हुआ, दिस मीन्स दैट कि जो R1 का जो बटा R2 का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो सिग्मा 2 है वो सिग्मा 1 से ज़्यादा होगा। सिग्मा 2 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 1, क्योंकि वो दुगुना, यदि एक से बड़ा आंसर दुगुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, तो मीन सिग्मा 2 जो है, जब सिग्मा ए का R1 अपॉन R2 का आंसर जब 1 आएगा तो दोनों बराबर होंगे। अब जैसे 1 से बड़ा होता चला जाएगा तो हमेशा सिग्मा 2 जो है सिग्मा 1 से बड़ा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट 2.14।
हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, तो इसके साथ आपको मेरे साथ अगले स्लाइड पर चलना होगा। सवाल है हमारा 2.15। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी ने बहुत सुंदर सवाल बनाए होते हैं जो बेसिक फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। आपसे पूछा गया है कि डू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल टू द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। यदि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के जो होते हैं वो हायर पोटेंशियल की ओर चलते हैं या लोअर पोटेंशियल की ओर चलते हैं, तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। और ये रहा हमारे पास एक कोई कंडक्टर। ओके, ये जो कंडक्टर है इट इज़ कनेक्टेड टू सम एक्सटर्नल बैटरी। इसको आपने एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ा है। आपको चीज़ें खुद समझ आएंगी, ये चीज़ें इतनी आसान है। ओके, ये बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है और इसका जो EMF E है, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस मीन्स दिस पार्ट इज द पॉजिटिव एंड दिस इज एट द नेगेटिव पोटेंशियल। सो दिस इज हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर होगा। अब यहाँ यदि एक कंडक्टर है तो उसके बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे। कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ free electrons and positive ions. Now as the electron have a negative charge, so they tends to move toward the positive terminal of the battery. ये सारे कैसे किस ओर मूव करेंगे, they will tend to move toward the positive terminal of the battery which is at higher potential. This means that, तो यहाँ से आप सीधा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन travel to a region of higher potential। जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हायर पोटेंशियल रीजन की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस क्वेश्चन इज 2.16। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके का है, कैन देयर बी ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंडक्टर्स कैरिंग सेम चार्ज। आपसे पूछा गया कि क्या यदि आपके पास दो कंडक्टर्स हैं जिनके ऊपर सेम चार्ज है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर हम बना देते हैं ऐसे करके, ओके, एक कंडक्टर हम बना देते हैं ऐसे करके। नाउ इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज किया हुआ है, इसके ऊपर भी चार्ज किया हुआ है। हाँ, ये जो कंडक्टर है इसका जो रेडियस है वो R1 है और ये जो कंडक्टर है इसका रेडियस R2 है, राइट। सो वन इज ऑफ रेडियस R1 एंड अनदर इज ऑफ रेडियस R2। कहा गया कि यदि इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो तो क्या इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा कि नहीं। हम जानते हैं, देखिए इसका जो रिलेशन होता है ना, C इज इक्वल टू Q/V होता है, ओके। और इसके लिए जो कैपेसिटेंस होगा, हम इक्वेशन में इसको बेसिक इक्वेशन 1 मान लेते हैं। C1 के केस में हम क्या करते हैं, C1 जो है कैपेसिटेंस होगा 4πε0 R1 और जो दूसरे केस में होगा C2 इज इक्वल टू 4πε0 R2। अब दोनों केसेस में चार्ज सेम है, ओके। देखिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, जो C1 होगा वो होगा Q/V1 एंड C2 जो होगा वो होगा Q/V2। तो C1/C2 क्या होगा, ये होगा B2/V1। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, राइट। अब आप देखें कि इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा, अब देखिए इन दोनों का जो सरफेस एरिया जो अलग अलग होगा, तो हम यहाँ लिख दें C1 की जगह हम लिख दें 4πε0 R1, C2 की जगह हम लिख दें 4πε0 R2, इट इज इक्वल टू B2/V1, राइट। सो 4πε0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें कि जो इनके बीच में नेचुरली पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, राइट, बिकॉज R1 इज ग्रेटर देन as R1 is greater than R2, so
B1 इज ग्रेटर देन इज लेस देन, उल्टा है ना, so B1 is less than B2. So this shows that there exists potential difference between the two. ये साफ बता रहा है कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करेगा. सो नाउ वी विल शिफ्ट आवर डिस्कशंस टू प्रॉब्लम नंबर 2.17. बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं ये 2.17. कैन द पोटेंशियल फंक्शन हैव द मैक्सिमम और मिनिमम इन द फ्री स्पेस. कहा गया कि फ्री स्पेस में क्या जो पोटेंशियल फंक्शन है वो मैक्सिमम और मिनिमम उसमें एग्जिस्ट करता है. देखिए जो फ्री स्पेस में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ, फ्री स्पेस का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड, एब्सेंस ऑफ फ्री स्पेस अराउंड कंडक्टर. उसके किनारे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ देयर विल नॉट बी एनी लीकेज. इट प्रिवेंट, ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा. It prevent the phenomena of electric discharge. ओके और मैं ये कहूँ कि पोटेंशियल लीकेज नहीं होगा. अब देखिए जरा, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. आप जानते हैं ना, इट इज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R होता है. पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. सो इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यदि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा, पोटेंशियल लीकेज नहीं होगा, दिस मीन्स इसमें कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा, मतलब वो बढ़े घटेगा नहीं. यदि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम और मिनिमम की स्टेट के ऊपर नहीं जाएगा. ओके अब हमारे पास कुछ अगला क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरीके का है. आप इसको देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. क्वेश्चन नंबर 2.18. तो इसमें कहा गया है कि ए टेस्ट चार्ज Q इज मेड टू मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. एक टेस्ट चार्ज आपके पास Q, वो द चार्ज जो यहाँ लोकेट किया हुआ है चार्ज Q, इस पॉजिटिव चार्ज के किनारे इटसेल्फ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा. आपके पास यदि कोई चार्ज Q हो ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, वो अपनी जगह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस छोड़ेगा. सो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड दिस चार्ज. ओके तो सवाल ये किया गया है कि आपका जो एक चार्ज कोई Q है, इट मूव्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ये देखिए ऐसे करके है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से. इट मूव्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट. और यहाँ एक अलग डायग्राम में उसमें कहता है कि एरिया सेम रहता है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर मूव करता है, इट्स ऑफ द सेम एरिया, और वो ऐसे ही मूव करता है. आपको ये पूछा गया है कि ये यहाँ मान लो कि W1 वर्क होता है और यहाँ W2 वर्क होता है, तो W1 और W2 के बीच में रिलेशन क्या होगा. हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ना, ये देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इज कंजर्वेटिव. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर. और कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है, तो जब आप एक लूप में काम करते हैं, आप चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स से यदि एक लूप में मूव करता है तो नेट वर्क डन जीरो होगा. तो पहले केस में भी क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है आपके सामने. दूसरे केस में भी क्या बन रहा है, एक एंड से चल रहा है चार्ज और दोबारा फिर वहीं पहुंच रहे हैं, यहाँ भी एक लूप बन रहा है. तो मैं ये कह सकता हूँ इन बोथ केसेस W1 इज इक्वल टू W2, both are equal to 0. So no work will be done in both the cases. Okay.